नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। आप सभी का खास पेशकश बड़ी बहस में स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10 फरवरी को बजट पेश करेंगे। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम अशोक गहलोत ने इस बार के बजट को बचत, राहत और बढ़त की थीम दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आदेश पर प्रदेश भर में इस थीम का प्रचार भी किया जा रहा है और बजट की थीम बचत, राहत और बढ़त रखकर सीएम ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। इन तीन शब्दों से साफ है कि मुख्यमंत्री चुनावी वर्ष के बजट के पीछे क्या सोच रहे हैं और वित्त विभाग ने बजट को करीब 15 दिन पहले ही पूरा कर लिया था। इसके बाद 15 दिन से सीएम अशोक गहलोत से बातचीत हुई है, जो कि महत्वपूर्ण चीजें सामने आई हैं। उन्हें भी बजट में जोड़ लिया गया है। सीएम अशोक गहलोत ने विभाग के अफसरों को कहा है कि बजट की थीम के अनुसार आम लोगों के घर खर्च में बचत होनी चाहिए, उन्हें राहत मिलनी चाहिए और भविष्य के लिए रोजगार के साधन बढ़ने चाहिए। हाल ही में सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि कई मौकों पर सीधे सीधे संकेत भी दिए कि वह बजट की क्या थीम के पीछे क्या क्या करना चाहते हैं। ऐसा राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहला मौका है जब किसी सीएम ने बजट से पहले बजट कैसा होगा और सरकार क्या चाहती है के बारे में बहुत सी घोषणाएं कर दी हों। दरअसल राजस्थान में यह साल चुनावी साल है, इसलिए बहुत सी लोक लुभावनी घोषणाएं तो संभव हैं। साथ ही सीएम लोगों के घर के बजट को संभालने सुधारने पर फोकस कर रहे हैं। राज्य का आने वाला बजट करीब 2,65,500 करोड़ रुपए का हो सकता है। सीएम अशोक गहलोत ने मार्च 2022 में जो बजट पेश किया था उसमें कुल राजस्व 2,14,977 करोड़ 23 लाख रुपए का था। इस राशि की तुलना में सरकार ने खर्चा तय किया था 2,38,465 करोड़ 69 लाख रुपए। यह घाटा राजस्थान के कुल जीडीपी का लगभग 4% रहा और राज्य सरकार ने करीब 23,000 करोड़ रुपए उधार लिए थे, तब जाकर खर्चों को संभाल पाए थे। अब बजट के लिए सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं उनके लिए लगभग 2,65,500 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। इस बार राज्य बजट में प्रदेश की जनता की उम्मीदें 7वें आसमान पर हैं। राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा की योजना का दायरा बढ़ा सकती है। युवाओं, किसानों और महिलाओं को कई सौगातें मिल सकती हैं। सीएम अशोक गहलोत 1 लाख नई भर्तियां निकालने की घोषणा बजट में कर सकते हैं। इससे बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी और सीएम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि यह बजट युवाओं और छात्रों को समर्पित होगा और बजट में स्कूली शिक्षा, हायर एजुकेशन, स्पोर्ट्स और स्टेडियम स्टाफ, हॉस्टल, कॉलेज समेत युवाओं और छात्रों से जुड़ी कई घोषणाएं हो सकती हैं। किसानों के हित में कृषि बिजली कनेक्शन की पेंडेंसी खत्म करने, सिंचाई का पानी प्रदेश के 7 जिलों में दिन में उपलब्ध करवाने, खाद बीज की उपलब्धता बढ़ाने, महिला और दलित अपराधों पर लगाम लगाने और SC/ST मॉनिटरिंग, OBC और EWS के लिए स्कीमों में फंड बढ़ाने पर सरकार का जोर इस बजट में रहने वाला है। नए जिलों की सौगात भी जनता को मिल सकती है। इसी बीच सवाल उठते हैं कि क्या चुनावी साल में राजस्थान का बजट राहत, बचत और बढ़त देगा? सीएम गहलोत अपने जादुई पिटारे से क्या क्या सौगातें दे सकते हैं? ऐसे तमाम सवाल जो है वो इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो बजट से तमाम उम्मीदें हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष को लेकर बात करें तो विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है और लगातार 4 साल नाकामी के करार दिए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। तो वहीं दूसरी ओर लगातार जो युवा हैं वो भी पेपर लीक के मामलों को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। लगातार सरकार को आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा है। जिस तरीके से युवाओं की ओर से पेपर लीक के मामले को जोर शोर से उठाया जा रहा है, लगातार युवा कह रहे हैं कि सरकार जो है, जो परीक्षाएं हुई हैं वो सही तरीके से आयोजित नहीं करवा पाई है। बार बार जो परीक्षाएं हैं, जो क्वेश्चन पेपर है वो लीक हुए हैं। इससे युवाओं का भविष्य जो है अंधकार में चला गया है। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी को लेकर बात करें तो तमाम विपक्ष के नेता सरकार को घेर रहे हैं। लगातार उनकी ओर से सरकार को घेरने के विषय देखने को मिल रहे हैं। लगातार देख रहे हैं कि नेताओं की ओर से आंदोलन, विरोध प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। बेरोजगारी का मुद्दा लगातार प्रदेश में सबसे बड़ा और सबसे अहम मुद्दा जो है वो बनता हुआ दिख रहा है। तो इस बीच आपको बता दें कि राज्य में बजट पेश होगा, राजस्थान का बजट पेश होगा और इस बजट से हर किसी को काफ़ी उम्मीदें हैं। उद्योगपतियों से लेकर जो आम लोग हैं उन्हें भी बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। जहां एक और आम जनता की निगाहें बजट पर टिकी हैं कि उन्हें राहत मिले इस बजट से,
तो वहीं दूसरी ओर युवाओं की निगाहें इस बजट पर टिकी हुई हैं नौकरी को लेकर, तो वहीं दूसरी ओर छात्रों की निगाहें इस बजट पर टिकी हुई हैं। जो तमाम परीक्षाएं लीक हो रही हैं वो लीक ना हो, परीक्षाएं जो प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था है वो बेहतर हो, उसको लेकर जो छात्र हैं उनकी निगाहें बजट पर टिकी हुई हैं। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि तमाम विचार विमर्श के बाद बजट तैयार हुआ है और अब आपको बता दें कि जल्द ही पटल पर बजट रखा जाएगा। तो इस बीच हमारे साथ चर्चा में आर तिवारी जी जुड़ गए हैं और माधोराम चौधरी जुड़ गए हैं, बीजेपी से नेता है। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत तिवारी जी आपसे ही करना चाहूंगा। जिस तरीके से बजट को लेकर तमाम चर्चाएं जो है देखने को मिल रही हैं, बजट से काफी उम्मीदें हैं, किन आधारों पर बजट तैयार किया गया? क्योंकि बजट से पहले भी तमाम बैठकें जो है देखी थी हमने और चर्चाएं जो है खुद सीएम अशोक गहलोत ने की हैं अधिकारियों के साथ। अभिषेक, आने वाला 10 फरवरी का दिन जी राजस्थान के नौजवानों के लिए, राजस्थान के महिलाओं के लिए, राजस्थान के उद्योगपतियों के लिए, राजस्थान के किसानों के लिए, राजस्थान के खिलाड़ियों के लिए, समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं होगा जिसको जननायक अशोक गहलोत राहत प्रदान नहीं करने वाले। जी जादूगर है उनका नाम। अभिषेक, पिछले 4 जो बजट पेश किए अशोक गहलोत जी ने, माधव सिंह जी जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी सदन से लेकर के सड़क तक उसके बारे में एक शब्द बोलने के लिए लालायित, वो बोल नहीं पाए पूरे 4 साल। ये तो 5वां बजट है अशोक गहलोत 3 का, इसके बाद चुनाव आएंगे। लेकिन पिछले 4 जो बजट पेश किए गए उनके लिए इनको भी ताली बजानी पड़ी और राजस्थान के करोड़ों लोगों को राहत प्रदान करना पड़ा। जादूगर है उनका नाम। राजस्थान देश में जीडीपी में अन्य राज्यों के मुकाबले नंबर 2 पर है, जो भारतीय जनता पार्टी कहते रहे लगातार 4 साल तक। कुशासन है, राजस्थान में व्यवस्था नहीं है, राजस्थान में कानून व्यवस्था नहीं है, राजस्थान में पेपर लीक हो रहे हैं, राजस्थान में उद्योग धंधे नहीं लग रहे। राजस्थान अकेला ऐसा राज्य रहा देश में जिन्होंने अशोक गहलोत के नेतृत्व में हमने 1,46,000 नौजवान लड़के लड़कियों को सरकार की हमने नौकरियां दी। 1 लाख लोगों की परीक्षाओं की हमने तैयारियां कर रखी है और 1 लाख नए रोजगार के हम साधन सृजन करने वाले। लगभग 3 लाख सरकार की नौकरियां देने वाला देश में अकेला राज्य है राजस्थान। ऐसा कोई राज्य नहीं। ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार। देश में 13 राज्यों में इनकी डबल इंजन की सरकार है। 13 राज्यों में माधव सिंह जी बताएंगे कि जहां डबल इंजन की सरकार है वहां उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया। पेपर लीक के मामले में हमेशा ये बयानबाजी करते रहते हैं। राजस्थान सरकार के इस कार्यकाल में पेपर लीक तो हुए, स्वीकार करते हैं, ये राज्य की समस्या नहीं, ये देशव्यापी समस्या है जी। डबल इंजन की सरकार में चाहे वो हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, यूपी हो, बंगाल हो, बिहार हो, सब जगह ये बेईमानी होती रही है। लेकिन राजस्थान एकमात्र देश में पहला राज्य रहा जहां हमने नकल विरोधी का कड़ा कानून बनाया। 10 लाख रुपए तक का हमने जुर्माना बनाने की कल्पना करी। और तो और जो परीक्षा में सरकार के कर्मचारी, चाहे वो प्रिंसिपल हो, मास्टर हो, बाबू हो, हमने उनको नौकरी से बर्खास्त किया है। पांडे जी बर्खास्त जी। और जो पेपर लीक में शामिल लड़के लड़कियां थी उनको जिंदगी भर के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में डीबार कर दिया। वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे, परीक्षा में नहीं बैठेंगे जी। लोगों को जेल के पीछे डाला है जी। जो परीक्षा माफिया थे, जिनके भूखंडों पे उन्होंने अवैध निर्माण कर रखा था। राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जहां हमने बुलडोजर चला करके उनके मकानों को तोड़ डाला और हालात अच्छे हैं। अशोक गहलोत चाहते हैं शासन नहीं जी। अब वो परिवार के मुखिया के रूप में 7.5 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा देना चाहते हैं
और जी। 10 तारीख का दिन राजस्थान के इतिहास में स्वर्णिम इतिहास होगा। जी। और फिर कह रहा हूं माधव सिंह जी, वो रिवाज है ना कि 5 साल बाद बदल जाते हैं, अब राज नहीं बदलेगा, रिवाज बदल जाएगा। अब की बार फिर अशोक गहलोत जी की कांग्रेस की सरकार आएगी, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा रोजगार सृजित करने वाला राजस्थान, देश में गरीबों को हम, जो ये भारतीय जनता पार्टी के विश्व गुरु प्रधानमंत्री जी कहते थे 6 करोड़ हमने महिलाओं को, हमने उनको एलपीजी का गैस सिलेंडर दे दिया उज्ज्वला योजना में। आज वो उज्ज्वला योजना के 6 करोड़ सिलेंडर कपड़े सुखाने के काम में आ रहे हैं, क्योंकि गैस सिलेंडर की कीमत ही 1054 रुपया हो गया। अशोक जी ने देश में पहली बार नवाचार किया है। शासन वाले ऐसे नवाचार करेंगे कि हम उनको 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे, जो आर्थिक रूप से पिछड़ी महिला है। तिवाड़ी जी, वादे तमाम है, ठीक है। माधवराम जी से भी एक बार उनसे भी जिक्र कर लेते हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं, जो बातें आप कह रहे हैं, जो वादे आपने की, क्या वो पूरे हुए या नहीं हुए? माधवराम जी, सुना आपने यहाँ पर आर तिवाड़ी जी को भी कहा कि प्रदेश में तमाम चीजें जो हैं वो सही हैं और सही तरीके से चीजें चल रही हैं, जो वादे किए गए पूरे भी हुए। क्या आपको लगता है कि वादे जो किए गए थे, जो बजट में घोषणाएं की गई थी पहले, वो पूरी हुई हैं? अभिनव जी, आर तिवाड़ी जी अपने आप में ही कह रहे हैं कुछ चीजें, तो पर मैं आपको कहना चाहूंगा, जो बजट पेश किया जाता है या सरकार होती है, उसका जनता का विश्वास होना चाहिए, युवाओं का विश्वास, महिलाओं का विश्वास, किसानों का विश्वास। ये झूठ के पुलंदे हैं। इन्होंने कुछ भी आज की तारीख में जो चीजें जन घोषणाओं के साथ सरकार बनाई थी, चाहे इन्होंने किसानों की 2 लाख रुपए की कर्जा माफी हो, बेरोजगारों के 3500 रुपए के भत्ता हो, चाहे बिजली की दरें हो, इन्होंने 9 बार बिजली की दरें बढ़ाई। 2 लाख रुपए की ऋण माफी का जहां सवाल है तो ऋण माफी हुई नहीं। अपराध में राजस्थान नंबर 1 है, बेरोजगारी में यहाँ की दर है वो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ऊपर है, 32.3 है। और यहाँ पे अपराध रिकॉर्ड तोड़ दर्ज हुए हैं, वो इनकी जानकारी में नहीं है। पिछला बजट ये कह रहे हैं कि हम किसानों के लिए लाए, एक भी उपलब्धि किसानों के लिए ये बता दें कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने ये जरूर किया, 1 साल में लाइट नहीं दी, यूरिया इन्होंने उपलब्ध नहीं कराया लोगों को। अभी जो ओलावृष्टि हुई उसमें किसानों का जाके कोई हालचाल पूछने वाला नहीं है। दूसरी बार बरसात से जो नुकसान हुई बेमौसम की और फसलों को तैश नहीं हुआ, उसकी आज तक गिरदावरी नहीं है। ये हर मामले में राजस्थान का हर वर्ग त्रस्त है। अगर महिलाएं हैं तो उनका विश्वास उठ गया है पुलिस पे और सरकार पे, भरोसा जो इकबाल था वो खत्म हो गया है। और जनता तो इंतजार कर रही है कि कब ये चुनाव हो और कब इनसे पीछा छुड़ावे। कल ये झूठ मूठ के जादूगरी अपनी दिखाएंगे, परंतु जनता जब 4 साल में देख रखी है कि कोई भी योजना ये धरातल पे नहीं उतार पाए। इनकी बात करते हैं कि सबसे पहले ये जनता किलिंग की बात करके आए, इनसे पूछे कि ये जनता किलिंग गया कहाँ आपका, तो आप किस वादों के साथ में आए थे? जो वादे आपने रखे वो पूरे नहीं हुए, जो बजट में घोषणाएं हुई वो आपकी पूरी नहीं हुई। आपने पूरे साल में ये जरूर किया कि बीजेपी ने जहां प्रदर्शन किया वहां आपने 167 कार्रवाई की। राजस्थान में पहले बार इस इतिहास में 70 साल में 1,17,000 लोगों के बीजेपी के खिलाफ इन्होंने मुकदमे दर्ज किए। इन्होंने प्रदर्शन नहीं करने दिए। पूरे कोरोना काल के 1.5 साल में अशोक गहलोत जी अपने घर पे रहे। देश में कोई भी मुख्यमंत्री घर पे नहीं रहा, 1.5 साल तक ये घर में रहे। इनकी सरकार होटलों में बंद रही, तो इनका रिकॉर्ड पूरा है। सच्चाई तो बोलना सीखो। फिर मैं बोलूंगा, नहीं बोलना। नरेंद्र मोदी जी से सारी झूठ बोलने की आदतें मत सीखो, सच्चाई बोलो। तिवाड़ी जी सुन लीजिए, ठीक है तिवाड़ी जी, अभी आपके पास भी आऊंगा, सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए। नजर नहीं आया। आप हमारे अशोक गहलोत ने कहा भूखे नहीं सोने दूंगा, हर घर को सूखा ना दिया, गीला खाना दिया। तिवाड़ी जी सुन लीजिए, आपको भी मौका दूंगा। सम्मान करता हूँ तिवाड़ी जी, रिगार्ड करता हूँ, बीच में मत बोले आप। मेरी बात को सुनिए, आप जब हिम्मत है तो आप जवाब दीजिए मेरा भाई। मैं कह रहा हूँ किसान बजट में आप किसानों के क्या लिए, आपका जवाब आओ जो बताना कि हम ये किसानों के लिए किया। छात्रों का आज 16 बार पेपर आउट हो गया राजस्थान ने, आपने क्या मजाक बना के रख दिया। तो ये आज राजस्थान की जनता बहुत बुरी तरह त्रस्त है, उनका ये जवाब नहीं देते। ये कहते हैं हम जादूगरी करते हैं। ठीक है माधवराम जी, ठीक है, इस पर जवाब लेंगे तिवाड़ी जी से, ठीक है इस पर जवाब लेंगे तिवाड़ी जी से। लेकिन इस बीच हमारे साथ भरत बेनीवाल जी जुड़े हैं, अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय रोजगार संघ से। भरत जी आपका भी रुख करूंगा इस बीच, उसके बाद तिवाड़ी जी के पास जाऊंगा। भरत जी, आप जब नहीं जुड़े थे, तिवाड़ी जी की ओर से कहा गया कि युवाओं के लिए तमाम काम किए गए, रोजगार जो है वो पैदा किए गए, रोजगार के अवसर पैदा किए गए हैं, न केवल सरकारी नौकरियों बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर जो है एमओयू साइन करके पैदा किए गए हैं। भरत जी, क्या जो दावे किए जा रहे हैं वो सही है?
जी सर, देखिए दावे जो किए जा रहे हैं वो गलत इसलिए हैं जी। क्योंकि सर जो इन्होंने साफ साफ कहा कि भाई हमने भर्तियां निकाली, चलो अच्छी बात सर, आपने 1 लाख से ऊपर भर्तियां निकाली है, 1.25 लाख के करीब भर्तियां हैं, अच्छी बात है। हमने काफी आंदोलन भी किए थे पूर्व में, जब ये विपक्ष में बैठा करते थे इन्होंने आश्वासन भी दिया था कि 4 से 5 लाख नौकरियां हम अगली सरकार में देंगे। लेकिन सर जिस तरह से जो हालात है आज भर्तियों के, एक भी भर्ती धरातल पे नहीं है। 2018 की जो 1-2 भर्तियां जरूर है, जयन और पटवारी पूरी है, जो भी हमने आंदोलन करके पूरी करवाई है, और लेवल फर्स्ट जो है वो भी लगभग उसी समय की मानी जा रही है। और जो चिकित्सा विभाग की 6 भर्तियां, वो नई भर्तियां इन्होंने कराई है, उसके लिए हम धन्यवाद भी देते हैं सरकार को। बहुत हमने आंदोलन किए और वो भी तब जाके केवल 6 महीने में ही पूरी होगी। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि सरकार कुछ बेरोजगार नेता 1-2 उनको भी नहीं रोक पा रही, क्योंकि वो इन्हीं के लोग हैं, मिले रहते हैं, आंदोलन करते हैं, पहले आंदोलनों में घुसते हैं, उनको डाइवर्ट करते हैं और फिर ठंडा करके रख देते हैं। जो रियल में उसमें कुछ होना चाहिए, टेबल टॉक भी सरकार से जो रियल में युवा चाहता है उससे होने नहीं देते। तो इसमें जो दावे किए जा रहे हैं उस दावे में तो अभी तक खरे नहीं उतर रहे हैं। देखो सीधी सी बात है, साफ दिख भी रहा है ये चीज। लेकिन जो पेपर लीक और फर्जीवाड़ा हो रहा है उसकी वजह से जो युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाया है। आप देखिए एक भी भर्ती में ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। 1 लाख से ऊपर भर्तियां निकाल दी, अच्छी बात, लेकिन अब तक ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, जबकि 3 से 4 लाख भर्ती की बात हुई थी। अब चिकित्सा विभाग की आप बात ले लीजिए, चिकित्सा विभाग सबसे अहम महकमा है जिसमें कोविड के दौरान सबसे मजबूती उसने दिखाई और ऐसे ऐसे लोगों ने सेवाएं दी, लेकिन उनको आज तक भी कोई उनका तंत्र नहीं है कि उन लोगों को कुछ आगे मिलेगा। साथ में जैसे हम लोगों ने अब इस बजट में मांग करी है सरकार से कि भी जो कानून बनाना है, जैसे फास्ट ट्रैक न्यायालय का गठन होना चाहिए, जिससे 40 दिन के अंदर अंदर जो भी लोग हैं, जो मुलजिम है तो उस पर दोष है तो दोष साबित होके और उसका डिसीजन आके उसकी, ताकि उसकी जमानत ही नहीं हो। दूसरा, बाहरी राज्यों का कोटा तय हो। तीसरा जो है, नई जो भर्तियां हैं जैसे चिकित्सा विभाग की है तो मेडिकल ऑफिसर है, सीएचओ की नई और भर्तियां हैं, साथ में नर्सिंग ऑफिसर की जो नई भर्तियां कम से कम 7 से 8 हजार पद है। जितनी भी भर्तियां है चिकित्सा विभाग की, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, ईसीजी टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन, कैथ लैब टेक्नीशियन, खूब सारी भर्तियां हैं, ओटी टेक्नीशियन सभी। साथ में जो एएनएम की है, चाहे सारी भर्तियां जो है इनकी हमारी लगातार मांग रही है। चूंकि आपने यूथ के बजट के हिसाब से ही रखे तो हम मीडिया के माध्यम से ये बात भी मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं कि इन पदों पर भर्ती हो अभी, और भर्तियां हो तो लिखित परीक्षा से हो। चिकित्सा विभाग में ये कहते हैं हम पेपर लीक खुद नहीं करवा रहे, भाई मंत्री हमारे इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर आपके मंत्री इन्वॉल्व नहीं है तो मैं एक जवाब चाहता हूं, आप यहां पे कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हैं, मैं इनकी इज्जत भी बहुत करता हूं, तो मैं इनसे ये बात पूछना चाहता हूं कि भाई जो चिकित्सा विभाग है उसमें सारी भर्तियां मेरिट आधार पर आपने कर दी, जानबूझ के नियम बदल दिए तो सरकार ने, वो नियम ये बदले कि मेरिट आधार पर भर्तियां होंगी, जबकि लिखित परीक्षा से, यानी जो परीक्षा देगा योग्य होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इन्होंने मेरिट आधार पे कर दी तो बाहर से डिग्रियां बनवा के फर्जी लोग 90% से ऊपर के एसओजी में 3 मुकदमे दर्ज है, तीनों मैंने मेरे नाम से दर्ज है, मैंने करा रखे हैं भरत बेनीवाल नाम से। और सर मैं आपको कह रहा हूं कि सरकार जब सामने खुला फर्जीवाड़ा कर रही है तो सर पेपर लीक में इनके लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा कि नहीं होगा, आप खुद सोच सकते हैं। ठीक है भरत जी, जवाब तो ये कह रहे हैं कि नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा, जो शिक्षा विभाग है, फर्स्ट, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड शिक्षकों की भर्ती, अनुदेशक की भर्ती, नई भर्तियां भी आनी थी। इन्होंने बोला था हमने भर्तियां 10,000 अनुदेशकों की भर्तियां पूरी करनी थी, वो भी 7,000 पूरे नहीं हो पाए, तो नई भर्ती निकाले। साथ में टेक्निकल विभाग, विद्युत विभाग है, उसमें भर्तियां जैसे टेक्निकल हेल्पर की हो, जेईएन की हो, पंचायती राज जेईएन की हो, पंचायती राज विभाग में, या नई जितनी भी भर्तियां हैं चिकित्सा विभाग से लेकर शिक्षा, टेक्निकल और अन्य विभागों में, चाहे वो आईए की हो, ठीक है भरत जी एक बार जवाब ले लेते तिवाड़ी जी से इस पर, प्रोफेसर, ठीक है आर तिवाड़ी जी से जवाब ले लेते हैं इस पर। भरत जी ठीक है, तिवाड़ी जी आपने सुना यहाँ पर भरत जी को किस तरीके से जहां आप लोग दावे कर रहे हैं लेकिन उन दावों को आईना दिखाते हुए नजर आ रहे हैं भरत जी, लेकिन वही दूसरी ओर जहां एक तरफ आप अशोक गहलोत को जादूगर कह रहे हैं तो ये जादूगरी यहाँ पर नजर नहीं आ रही। अभिषेक जी, जो पिता जी अपने बच्चों को देने के लिए कुछ पिटारा खोलता है, जी, लोकतांत्रिक प्रणाली में युवा किसी भी राज्य के, देश के बेटे बेटियां होते हैं, भविष्य उन्हीं का है, भारत उन्हीं से बनेगा, राजस्थान उन्हीं से बनेगा। केवल एकमात्र अशोक गहलोत है देश में मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने, फिर कह रहा हूं, भरत हमारा बच्चा है, मैं भरत से कह रहा हूं जी, भरत ईमानदारी से बताओ, 1,46,000 लड़के लड़कियों को संघर्ष आपने किया हो। संघर्ष तो, बिना संघर्ष के तो माँ बाप ही दूध नहीं पिलाते, माई दूध नहीं पिलाती बेटे। संघर्ष आपने किया, लेकिन राजस्थान इकलौता राज्य है अभिषेक जी, जहां हमने देने की कोशिश की है। अब पेपर आउट हो जाते हैं तो पेपर आउट करने के बाद में भरत आप बताओ,
देश में पहला राज्य नहीं जिन्होंने कड़ा नकल विरोधी अधिनियम लेके आए। ये करें पेपर आउट हो जाते हैं क्राइम पे। माधव राम जी आपको बता रहा हूँ, आपके जमाने में मैं कह रहा हूँ माधव राम जी, फिर मैं बोलने नहीं, माधव राम जी मैं कह रहा हूँ, अरे वसुंधरा राजे के जमाने में आपकी जब 13 से 18 तक सरकार थी, 13 पेपर लीक हुए माधव राम जी, 13 पेपर, एक आदमी की गिरफ्तारी नहीं करी माधव राम जी। हमने तो बुलडोजर से मकान तोड़े, लोगों की नौकरियों को बर्खास्त किया है। जो पेपर लीक में बच्चे पाए गए हैं उनको हमने आजीवन प्रतिबंध लगा दिया। ये केवल गाल बजाने का काम मत करो माधव राम जी। उत्तर, अरे गरीब के बच्चे हमारे बच्चे हैं, आप लोग केवल सहानुभूति के आधार पर वोट मांगना चाहते हो। गिरफ्तार नहीं कर पाए अभिषेक माधव राम जी सुन लीजिए, माधव राम जी सुन लीजिए, तिवारी जी 1,46,000 का आंकड़ा रख रहे थे। ठीक है माधव राम जी सुन लीजिए, तिवारी जी कुछ आप 1,46,000 का जिक्र कर रहे थे, नौकरियां दी हैं। मैं कह रहा हूं ये अभी बैठे ना भरत बेनीवाल, यही तो है, इनकी तो भविष्य का है। माधव राम जी का भविष्य तो विश्व गुरु बना देंगे। मैं कह रहा हूं हमने 1,46,000 लोगों को पक्की नौकरी दी है, 1 लाख नौकरी हमने अभी पाइपलाइन में डाल दे के अशोक गहलोत देंगे। 3 लाख नौकरियों का वादा था अभिषेक, हम 3 लाख नौकरियां देंगे। और फिर कह रहा हूं राज बदलने वाला नहीं है जी, रिवाज बदलेगा, आपकी बार सरकार फिर आएगी। ये थोथे गाल बेचने वाले माधव राम जी वसुंधरा राजे जी के जमाने में वो 5 साल में 13 परीक्षाएं लीक हुई नहीं, पेपर लीक हुए। आप एक आदमी का नाम बता दो जिसको आपने गिरफ्तार किया हो, आप कोई कड़ा कानून लेकर के आए हो। अरे आपके जमाने में तो जिन्होंने पेपर टीपा 80 लोग पुलिस की नौकरी में चढ़ गए, पेपर लीक करने वाले नहीं, जिन्होंने पेपर देख करके परीक्षा दी, सरकार ने उनको नौकरी में रख लिया। ठीक है भरत जी क्या ये 1,46,000 नौकरियां मिली हैं जिसका जिक्र कर रहे हैं तिवारी जी? ये दावा नहीं है, ये सबूत है पूरे राजस्थान में। 1,46,000 नौकरियां तो नहीं मिली हैं सर, लेकिन लगभग 1 के करीब तो हैं, लेकिन मिली नहीं है सर, वो धरातल पे नहीं हुई। एक तो देखिए 15 से 16,000 जो रीट लेवल फर्स्ट है, एक तो वो भर्ती हुई है सर। दूसरी उसमें भी अभी तलवार लटक रही है, क्योंकि सर लेवल सेकंड और लेवल फर्स्ट का पेपर एक ही जगह से हुआ था, और एक ही जगह से यूं कह रहे हैं लेवल सेकंड का चोरी नहीं हुआ, फर्स्ट का चोरी हो गया, तो वो भी एक बड़ा इश्यू सामने आ रहा है। और इश्यू सामने क्या था, वो उसमें भी फर्जीवाड़ा हुआ था, लेकिन सर बड़े स्तर पे ही हुआ था, लेकिन उसका ओपन नहीं हो पाया मामला। फिर भी सर दूसरी जो भर्ती देखे अपन, तो आप देखिए पटवारी जयन, ये तो 2018 की वैकेंसी, लेटेस्ट में सर कोई वैकेंसी जो पूरी नहीं हुई, अनुदेशक वाली पूरी होने जा रही थी या वीडियो की भर्ती है, इन दोनों की अभी ज्वाइनिंग अटकी हुई है। प्रयोगशाला सहायक है तो उसका रिजल्ट आना बाकी है। जो वैकेंसी इन्होंने 1,10,000 तक गिना रहे ना, 1 लाख तक सर, ये लगभग जो है पूरी होने की अभी तक संभावना नहीं है। एक तरफ सर सरकार कह तो खूब रही है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन सर देखिए आप देखिए दूसरा संविदा, यूं कह रहे हैं संविदा वालों को हमने परमानेंट कर दिया, उनसे बड़ा मजाक तो शायद किसी के साथ राजस्थान में हुआ ही नहीं है। आप देखिए अभी भी विधानसभा घेराव चल रहा है उन लोगों का सभी का, और चूंकि सीएचओ फेडरेशन के संरक्षक होने के नाते मैंने भी बहुत जबरदस्त तरीके से मांग करी है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को परमानेंट करने का इन्होंने वादा किया था। इन्होंने कहा केंद्र सरकार से आप लिखवा लो, क्योंकि उसमें 60-40 का रेशियो होता है, केंद्र से का 60% और राज्य का 40%। केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से परमानेंट का लिख के भी दे दिया, और 5 साल बाद परमानेंट का वादा भी था उनको। 5 साल का बॉन्ड पेपर भी उन लोगों से भरवा लिया गया था कि 5 साल से पहले आप नौकरी नहीं छोड़ सकते, तो उनसे भरवा लिया गया। उसके बावजूद उनको अभी तक परमानेंट नहीं किया जा रहा है। हर हाल में उनको नियमितीकरण करना पड़ेगा सरकार को, अन्यथा बड़े आंदोलन के में सामना करना पड़ेगा। अदर जो संविदा कर्मी है, जो कॉन्ट्रैक्ट, इन्होंने परमानेंट किनको किया है पता है? ज्यादातर जो बैकडोर एंट्रीज थी ना, उनको बोनस अंक दे दिए भर्तियों में, चिकित्सा विभाग की भर्तियों में, जो जिनका कोई लेना देना नहीं, कोई पीपीपी मोड से जुड़ा हुआ है, कोई सोसाइटियों से, कोई एनजीओ से, उनको भी बोनस अंक दे दिए। लोग घुस जाओ, जिसको फर्जीवाड़े से घुसना है, 1 साल का 10, 2 साल का 20, मतलब भरत जी को मिलाकर अनियमितताएं में पढ़ने वाला नंबर ही नहीं है। ठीक है माधवराम जी आपका रुख करूंगा इस बीच। माधवराम जी क्या आपको लगता है कि जो बातें कही जा रही हैं, तो ख्याल रखा जाएगा और महिलाओं का ख्याल रखा जाएगा, गरीब तबके का ख्याल रखा जाएगा, और जिस आधार पर बजट आएगा उस पर सुचारू रूप से उतर पाएगा? मैं नहीं मानता, क्योंकि इन्होंने 4 साल में भी कुछ नहीं कर पाए। तरीके से अगर नहीं कैसा ही बजट रखे, ये इनका बजट तो अब तो जो रखा जाएगा वो झूठ का होगा। ये खुद कह रहे हैं कि हम जादूगर है, पर हमें तो ये चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा हो। जो राजस्थान के अंदर आज 22% जो महिलाओं पे अपराध हो रहे हैं वो राजस्थान में हो रहे हैं।
18 अबला महिलाएं दुष्कर्म की शिकार हो रही है, प्रतिदिन 7 हत्याएं हो रही है। आज भी उदयपुर में आपने देखा किस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ। आज राजस्थान में पूरी जनता के सामने अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं, सरकार का कोई भय नहीं है, अपराध पे कोई लगाम नहीं है। तो ये आप 17 छोटे छोटे बच्चियां अपहरण हो रही है और सरेआम व्यापारियों में और जनता में एक दहशत का माहौल है। तो आप इन पे चिंता नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम जादूगर हैं। तो ये आप बड़ी शर्म की बात है कि राजस्थान के मुखिया अपने आप को ये कहता है कि हम जादूगर हैं। क्या जादूगरी दिखा रहे हैं? जनता में भय और त्रस्त का माहौल बन रहा है, आम जनता परेशान है, किसान वर्ग हो चाहे मजदूर वर्ग हो। और सब में सबसे ज्यादा तो ये देखिए कि बच्चे जो बेरोजगार बच्चे होते हैं उनमें विश्वास उठ गया। आज कई बच्चियां मेरे को फोन करती है, वो कहती है साहब हमें एग्जाम देंगे, हमारा पढ़ाई में मन नहीं चलता। इसलिए नहीं चलता कि हमें पता है कि ये पेपर आउट होगा, क्योंकि सरकार के बैठे हुए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है अभिनव जी, सरकार के बैठे हुए कारिंदे जो सरकार में है, बैठे हुए हैं, कई मंत्री है, कई सरकार के। अरे किरोड़ीलाल मीणा से मिले थे माधवराम जी, भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के सांसद, किसी भी सरकारों में नहीं हुआ है। किरोड़ीलाल मीणा करा भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करना नहीं चाहती, और मैं अगर आंदोलन करना चाहता हूँ तो हमको रोक दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी और किरोड़ीलाल मीणा आपस में बैठ के तय तो करो। जैसे राजीव गांधी पाठशालाएं खोली, उसमें टीचर नहीं लगे। आज इनकी जो घोषणाएं हो रही है स्कूलों की, आज बच्चे पैदल मार्च कर रहे हैं, स्कूलों में ताले लगा रहे हैं, तो इनकी झूठी घोषणाओं का क्या बढ़ता है? स्कूलों में अध्यापक तो लगाइए, आप कम से कम आप अध्यापकों की व्यवस्था करिए पढ़ाने की। आप स्कूलें खोलते जा रहे हैं, स्कूलों में कोई व्यवस्था नहीं है, बिल्डिंगें नहीं है। आप पिछली बार कृषि महाविद्यालय खोले आपने राजस्थान में 27। आर तिवारी जी आज भी बता दीजिए आप, मतलब माधवराम जी कुल मिलाकर वादे जो है सारे खोखले हैं। ठीक है माधवराम जी, कुल मिलाकर वादे जो है खोखले। तिवारी जी आपका रुख करूंगा और बात थोड़ी सी सुरक्षा को लेकर भी करूंगा। जिस तरीके से माधवराम जी ने जिसका जिक्र किया, ये बड़ा इशू है अपने आप में राजस्थान में, क्योंकि अगर सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं रहेगी, चाक चौबंद नहीं रहेगी, तो क्या आपको लगता है कि जो उद्योगपतियों को आप बुलाते हैं, MOU साइन होते हैं, तो क्या वो उद्योग लगाने आएंगे प्रदेश में? क्योंकि उद्योगपति भी ये चाहते हैं कि जिस प्रदेश में अपना उद्योग लगाए वहां पर कानून व्यवस्था ठीक हो। अभिषेक सही कह रहे हैं आप जी, लेकिन फिर कह रहा हूं माधवराम जी बैठे हैं, बेनीवाल बैठे हैं, देश का पहला राज्य है राजस्थान जी, जहां मुख्यमंत्री जी ने तमाम SP से कह रखा है जी, घटना छोटी हो घटना बड़ी हो, किसी भी प्रकार की घटना हो जी, अगर वादी वहां अपनी मुकदमा दर्ज कराना चाहता है जी, आप उसको मना नहीं कर सकते हो जी। SHO की जिम्मेदारी है कि वो थाने में रिपोर्ट दर्ज करेगा। अगर वो दर्ज नहीं करेगा तो SHO लाइन हाजिर होगा, SP की जिम्मेदारी है। और इसलिए छोटी घटना हो या बड़ी घटना हो, ये देश का पहला राज्य जहां हमने बाध्यता की है कि वो FIR लॉन्च करेगा। माधवराम जी, भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा जी के शासन में FIR लॉन्च करने के लिए अलाउ नहीं करते थे। सर देखिए, आप हम अदालत के माध्यम से हमको FIR लॉन्च करानी पड़ती थी। और NCRB का आंकड़ा, अभिषेक, NCRB का आंकड़ा है 44% महिला अपराध कर दिया, आपस वापस हो जाते हैं, झूठे होते हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूं, भारत सरकार का अपराध संस्थान कहता है 44% महिला अपराध झूठे पाए जाते हैं। अब ये कहते हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई करो। हम ये कहते हैं कि अगर आप चाहते हो उन महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई करें तो जननायक अशोक गहलोत की बार पांव डालेंगे। अगर महिला प्रकरण में महिला ने झूठा आरोप लगाया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आंकड़े बढ़ गए, स्वीकार करते हैं, लेकिन वो FIR लॉन्च कराने की बाध्यता है महिलाओं के प्रति। तिवारी जी यहाँ आंकड़े बढ़ गए, ठीक है तिवारी जी यहाँ आंकड़े बढ़ गए क्योंकि केस दर्ज किए जा रहे हैं, FIR दर्ज की जा रही है इस वजह से। लेकिन अब अगर थोड़ा पिछले बजट को लेकर थोड़ी सी बात की जाए, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया था आपसे थोड़ी देर पहले कि अशोक गहलोत जो है जादूगर हैं, तो जो आंकड़े रखे गए थे, जो वादे रखे गए थे, उन वादों को पूरा करने के लिए 23,000 करोड़ रुपए का कर्ज सरकार को लेना पड़ गया। किस तरीके की जादूगरी है? मेरी बात सुनो जी, 2,14,000 करोड़ का बजट पिछला जी, अब की बार लगभग 2,65,000 करोड़ का संभावित बजट जी,
घाटा नफा तो चलता है जी। 2 साल देश ने और राज्य ने कोरोना का जी, काल आपने देखा है। 40% हमने बढ़ा कहा, दिया, वादा आपने किया नहीं जननायक अशोक गहलोत ने जी। किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। जी। हमने सब लोगों के घर पे राहत पहुंचाई। जी। अगर हमने ऑक्सीजन की कमी थी तो हमारे संसाधनों से देश में किसी भी कोने में ऑक्सीजन थी, हमने उनको प्राप्त किया। पैसा लगता है। हमने इंजेक्शन, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन थे, भारत सरकार राजस्थान के साथ में सोतेला व्यवहार करती थी, हमने अपने आपने खरीदा क्या से मंगवाए। लेकिन लेकिन वादा किया था अशोक गहलोत ने, जी। किसी को दवा के भरोसे मरने नहीं दूंगा। देश में चाहे सबसे सारा बजट राजस्थान का दवाइयों पे खर्च हो जाए, लेकिन दवा के अभाव में किसी मरीज को मरने नहीं दूंगा। अशोक गहलोत राज्य का और देश का पहला मुख्यमंत्री है। हमने दवाओं की पूरी व्यवस्था करी, खाने की व्यवस्था करी, और अब की बार भरत बेनीवाल बैठे हैं। देश में पहला राज्य था जब हमने परीक्षा के लिए कहा फ्री में आना जाना, आप लोग जहां रुकोगे हम आपको भोजन देंगे, रहने की व्यवस्था करेंगे। पैसा खर्च होता है, लेकिन इन्हीं का पैसा था। अशोक गहलोत ने आरबीआई के बैंक से कोई जमा नहीं करा रखे थे। जनता का पैसा जनता पे खर्च हुआ। और भारत सरकार का आंकड़ा देख लो जी। कांग्रेस की सरकार ने 2014 में 50 लाख का जो घाटा दिखाया था, मात्र 9 साल में 1,50,000 लाख करोड़ का घाटा है। वो पैसा कहां गया? राजस्थान की जनता का पैसा का पाई का हिसाब राजस्थान की जनता को अशोक गहलोत दे रहे हैं। और आने वाला, फिर मैं कह रहा हूं, बजट, ये भरत बेनीवाल बैठे युवाओं के नेता हैं, बेरोजगारों के नेता हैं। हमने खिलाड़ियों से बात करी, युवाओं से बात करी है, एनजीओ से बात करी है, व्यापारिक संगठनों से बात करी है, कर्मचारी संगठनों से बात करी है। ये जिस एनएचआर की बात कर रहे हैं, मैं फिर कर रहा हूं, उन लोगों का भविष्य राजस्थान की सरकार सुरक्षित रखेगी। आप चिंता मत करो। जिन्होंने कोरोना काल में आदमी की जान बचाई, वो भगवान के अवतार थे। उनको हम लोग ऐसे ही बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। भरत, बजट का इंतजार तो करो। ये बजट ही आप लोगों के लिए। मतलब तिवारी जी, बजट का इंतजार करें। हमने पहली बार नवाचार किया, राजस्थान ने किसानों को बजट दिया। अब की बार तो समर्पित ही युवाओं को है, छात्रों को है, खिलाड़ियों को है। ठीक है, युवाओं को समर्पित बजट है, छात्रों को समर्पित बजट है। फिर से रुख करता हूं मैं भरत जी का। भरत जी, आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से तिवारी जी कह रहे हैं कि युवाओं को समर्पित बजट है, छात्रों को समर्पित बजट है, क्या जो घोषणाएं पिछले बजट में की गई थी, क्या जो बजट जो पैसे खर्च करने की बात युवाओं के ऊपर कही गई थी, छात्रों के ऊपर कही गई थी, भरत जी आपको लगता है कि सही जगह पैसे खर्च हुए हैं? जी नहीं सर, 4 साल हो गए, बजटों में बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं, बाकी अभी तक फुलफिल तो कोई हुई नहीं है। धरातल पे आने के बाद हम मानते हैं सर कि भी हो सकता है, लेकिन ये सरकारें जो लास्ट में आके जो बजट खर्च करती है ना चुनावों के पास, अगर ये समय पे रहते करें और टर्म वाइज करें, जो वैकेंसीज है जैसे 10,000 निकालनी है तो वो हर साल 2-2 हजार करके आप 5 बार में निकाल दीजिए, वो ज्यादा बेहतर चीज है। तो युवा जो है सर बहुत ज्यादा त्रस्त है। सबसे ज्यादा आपने आज आंकड़ा देखा होगा न्यूज़पेपर में, मतलब सबसे ज्यादा आत्महत्याओं के जो मामले हैं वो स्टूडेंट्स के साथ हो रहे हैं, बहुत ज्यादा सर। स्पेशली कोचिंग्स के लिए इस तरह के एक्ट भी बनेंगे, साथ में युवाओं के लिए भी कुछ ना कुछ इस तरह का होना बहुत जरूरी है, चाहे बेरोजगारी भत्ते का ही सहारा हो या सर ये मैं नहीं कहता सरकारी नौकरी आप दीजिए, आप प्राइवेट सेक्टर को भी डेवलप करके और डेवलपमेंट के हिसाब से उनको प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार दीजिए। साथ में जो है रोजगार के साथ साथ जो जैसे अब वृद्धों के लिए भी सर हम मांग करते हैं कि भी सर बुजुर्ग जो है उनकी भी बहुत बुरे हालात है, और सर उनके लिए भी कोई ना कोई स्पेशल इनको बजट अच्छा सा देना चाहिए इस बजट में। साथ में किसानों की भी हालत यही बहुत खराब है, क्योंकि हम युवा सारे के सारे, बुजुर्ग तो हमारे आखिर किसान ही है सर, तो युवाओं के हिसाब से भी जो है आज किसानों के हिसाब से भी बहुत बुरे हालात है। राजस्थान के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गिनते ही राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम वो ऋण माफ कर देंगे, आज तक शायद वो भी नहीं हुआ। सबसे बड़ा तो सर हमने अभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी 3 दिन पहले, सर क्राइम का जो सबसे बड़ा इश्यू है आज राजस्थान का नंबर 1 पे है सर। बेरोजगारी की वजह से ये क्राइम बढ़ रहा है, और अभिषेक जी आप देखिए जहां बेरोजगारी होगी ऑब्वियस सी बात है कि जो यूथ है वो दूसरी साइड में फिर झुकेगी पैसा कमाने के लिए इधर उधर। तो जो सबसे ज्यादा नक्सलवाद जहां जहां है आज की तारीख में, वहां बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। तो बेरोजगारी की वजह से नक्सलवाद पैदा हो गया। यही हालात अगर राजस्थान के नहीं हो जाए 2-5 साल में, 10 साल में, तो आप मुझे बता देना, क्योंकि सर जो हालात आज राजस्थान के हैं वो सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी सर बढ़ रही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों के हिसाब से ही सरकार को और स्वावलंबी बनाते हुए चाहे सब तरीके से
मजबूत करना होगा युवा को। अन्यथा आप ये कह रहे हैं बजट तो बहुत अच्छे एक से एक बजट आते हैं, लेकिन वो फुलफिल कभी नहीं हो पाते हैं। जो हालात हैं इसको सुधारने के लिए मतलब भरत जी को मिलाकर युवाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है, और जो योजनाएं लाने की बात कही जाती है, जो पैसे खर्च करने की बात कही जाती है, वो सही जगह खर्च हो। माधोराम जी आपका रुख करूंगा, और जिस तरीके से बजट से अपेक्षाएं काफी कुछ की जा रही हैं, आपकी क्या अपेक्षाएं हैं बजट से? देखिए, अब बजट से कुछ भी अपेक्षा नहीं है, क्योंकि अंतिम बजट है और इस बजट का एग्जीक्यूशन होना ही नहीं है। अब तो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री 18 महीने तक कोरोना काल में अपने घर से नहीं निकला, वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो झूठ की पराकाष्ठा हो गई है जी। जब आदमी खुद ही नहीं निकल रहा है घर से, मुख्यमंत्री मौत के डर से, नहीं तो जनता का प्रतिनिधि था, जनता के बीच में जाते इतनी मौत से क्या डर था कि अरे आप कहाँ निकले थे? एक बात बताओ माधोराम जी, जब आदमी को निकलने के लिए मना कर रखा था, वो कहाँ निकलता माधोराम? कर देंगे तो ये क्या कर देंगे? 6 महीने इनके पास में बचे हैं, इनको एग्जीक्यूशन में ही करने में टाइम लग जाएगा। और राजस्थान को कर्जे में डुबो दिया इन्होंने। आज 4.5 लाख करोड़ का जो 40% इन 5 साल में, पिछले 70 सालों में जो उधार लिया, उसका 40% अभी लिया है इन्होंने उधार। और ये पैसा कहां जा रहा है? न एग्जीक्यूशन हो रहा है इनका। तो इन्होंने किस प्रकार सरकार को कर्जे में डुबो दिया, सरकार का जनता से अविश्वास हो गया। तो ये कुल मिला के सारे मोर्चों पे विफल है, चाहे कोई भी महिला का मोर्चा हो, मजदूर का हो, किसान का हो, गरीब का हो, चाहे इनके आज पीडीएस की बात करें, इनका पोर्टल 4 साल से RR तिवारी जी वो तो चालू करवा दो आप। बार बार आपको मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जब इनका खुद का पीडीएस का पोर्टल 4 साल से बंद पड़ा है, कोई भी नया पात्र व्यक्ति उसमें जुड़ नहीं सकता, तो आप किस प्रकार गरीब की चिंता कर रहे हैं, गरीब की बात कर रहे हैं। माधोराम जी ठीक है, तिवारी जी का रुख करूंगा फिर से मैं। ठीक है तिवारी जी, एक बड़ा सवाल लेकर यहाँ पर यह है, जिस तरीके से बजट को चुनावी बजट कहा जा रहा है, अगर इसको देखा जाए तो 4 साल सरकार रही आप लोगों की, 1 साल और बचा है सरकार का। 4 साल में आपने जो आंकड़े बताए हैं खुद से, अगर उसका जिक्र किया जाए तो 1,46,000 नौकरियां आप लोगों ने दी हैं। अगर भरत जी जो आंकड़े बता रहे हैं उसके ऊपर नजर डाली जाए तो करीब 1 लाख नौकरियां दी हैं, वादे आप लोगों ने 3 लाख की हैं, यानी कि कुल मिलाकर अभी भी 1.5 से 2 लाख नौकरियां आप लोगों को देनी है। 4 साल में 1 से 1.5 लाख नौकरी, क्या 1 साल में 1.5 लाख नौकरियां दे पाएंगे आप? इनमें भी 2018 की सर 1 लाख, इसमें से 40 से 50 हजार के बीच में अभी मिली है सर। जब सर कोर्टों में अटकी पड़ी है बहुत सारी भरत जी, एक बार तिवारी जी का रिएक्शन ले लेते हैं, फिर आऊंगा। पूरी हो जाएंगी तब मैं मानता हूं कि सर आगे वाली पूरी। ठीक है भरत जी, तिवारी जी का रिएक्शन ले लेते हैं। तिवारी जी, अभिषेक भरत से एक बार पूछो और माधोराम जी से एक बार पूछो जी, जो परिवार का मुखिया देता है उसके ऊपर तो आप चढ़ जाते हो, क्यों? उनको लगता है ये देगा जी। अरे जिस परिवार के नहीं, देश के मुखिया ने वादा किया था भारत जी 2014 में, वो भारतीय जनता पार्टी के विश्व गुरु हैं, गाल बजाते रहते हैं। 2 करोड़ सरकार की नौकरियां देने का वादा किया था विश्व गुरु देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। वो विषय दूसरा तिवारी जी, किसी जवान की हिम्मत नहीं, किसी नौजवान की हिम्मत नहीं, सरकार 1 साल में 1.5 लाख के आसपास रोजगार दे पाएगी? निकाल ले, ये माधोराम जी गाल बजा रहे हैं जी। लेकिन सवाल, अरे आप अपने गिरबान में झांक के देखो, केंद्र सरकार ने 9 साल में 3 लाख नौकरियां नहीं दी, 3 लाख जी। किसी प्रकार की वैकेंसियां नहीं निकाली केंद्र सरकार ने। और अभी वर्तमान बजट में उन्होंने क्या दिया, भारत बताओ तो सही। नौजवानों को कोई रोजगार का वादा किया केंद्र सरकार ने? चलिए ठीक है, महिलाओं को कोई वादा किया तमाम आश्वासन दिए जा रहे हैं, तमाम दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं, लेकिन देखना दिलचस्प यहाँ पर होगा कि जो दावे किए जा रहे हैं वो धरातल पर कैसे उतारे जाएंगे। तिवारी जी, माधोराम जी, भरत बेनीवाल जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, चर्चा में आप शामिल हुए, अपना कीमती वक्त आपने इंडिया न्यूज राजस्थान को दिया। लेकिन इस बीच यहां पर दिलचस्प बात यह है कि जिस तरीके से 10 फरवरी को प्रदेश का बजट जो है वो पटल पर रखा जाएगा, जब बजट पेश किया जाएगा, देखना दिलचस्प होगा जो वादे वहां किए जाएंगे उन वादों को धरातल पर कैसे उतारा जाएगा। फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ, धन्यवाद।